आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल के ऊपर लगातार जो है नजरें बनी हुई हैं और इजराइल से आ रही हर एक अपडेट काफ़ी गौर करने वाली भी है, क्योंकि जिस तानाशाह ने इस्लाम को और मुसलमानों को ख़त्म करने की ठानी थी, आज उस तानाशाह का इजराइल से अंत होने की कागार पर है। कुछ ही दिनों के अंदर जो है बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा देंगे प्रधानमंत्री पद से, और इस्तीफा देने के बाद जेल की सलाखें जो हैं उनका इंतजार कर रही हैं। बस इसमें कुछ ही दिनों का समय बचा है और ये तस्वीरें साफ होते ही दुनिया में एक जो मैसेज जाएगा वो ये कि एक तानाशाह जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसका अंत दुनिया देखेगी। पर इस बीच हमें जो गौर करना चाहिए, इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध में क्या क्या बातें ऐसी थी जिसको लेकर के दुनिया भर के लोग काफी चिंतित हैं। एक तरफ हमास की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया को लोग जो है सराह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमास ने पहले रॉकेट जरूर छोड़ा, पर हमास ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया उससे इजराइल बौखलाया और इजराइल के बौखलाहट में उसने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया और मजलूमों को निशाना बनाया। इजराइल की सत्ता से बेदखल होने के बाद जो है नेतन्याहू को यूएनएचआरसी से भी एक बड़ा झटका लगा है और यूएनएचआरसी में हमास की तरफ से किए गए हमले की भी चर्चा की गई है और नेतन्याहू की तरफ से किए गए हमले की भी चर्चा की गई है। पर सबसे पहले आपको बता दें कि यूएनएचआरसी में जो खासतौर पर जिक्र किया गया है उसमें हमास की तरफ से जो फिलिस्तीनियों की तरफ से हमला हुआ उसके बारे में क्या बात कही है, पहले वो जान लेते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन की यात्रा की बात किनारे रखते हैं तो दो बयानों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भविष्य के युद्ध का प्रारूप समझ में आ सकता है। इन दोनों भाषणों में इजराइल के आम लोगों, राजनेताओं और सैनिक अफसरों में चिंता ही नहीं, गहरा भय छा गया है। एक भाषण लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह का है, जो उन्होंने दक्षिण लेबनान के इजरायली कब्जे से आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर दिया, और दूसरा बयान हमास संगठन के नेता यहिया सिनवार का है, जो उन्होंने गाजा को मिलने वाली बड़ी विजय के बाद दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि बैतुल मुक़द्दस में अगर इजराइल ने इस्लामी या ईसाई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इन स्थलों की रक्षा की जाएगी, चाहे इसके चलते क्षेत्रीय युद्ध ही क्यों ना छिड़ जाए। हमारी नजर में यह बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह का लक्ष्य केवल उन थोड़े से इलाकों को इजराइल के कब्जे से आजादी दिलाना नहीं है जो इजराइल के कब्जे में रह गए हैं, बल्कि वे इस्लामी और अरब दुनिया के संयुक्त लक्ष्य यानी फिलिस्तीन की आजादी पर ध्यान केंद्रित आ चुके हैं। दूसरा भाषण यहिया सिनवार ने दिया। संघर्ष विराम हो जाने के बाद सिनवार ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि गाजा की हालिया जंग शायद आखिरी ऐसी जंग थी जो फिलिस्तीन प्रतिरोध संगठनों ने अकेले लड़ी। अब भविष्य की जंग में पूरा प्रतिरोध मोर्चा इजराइल के मुकाबले में उठ खड़ा होगा। इसका दायरा फिलिस्तीन के बाहर तक फैला जाएगा। दोनों बयानों में कुदस की रक्षा की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि आने वाली जंग का केंद्रीय बिंदु कुदस की आजादी होगा और इसमें लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और फिलिस्तीन हर जगह से इजराइल पर मिसाइल बरसेंगे। इस जंग में अगर कोई भी इजरायली विमान उड़ा तो दोबारा वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक भी रनवे सुरक्षित नहीं बचेगा। इसी के साथ साथ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यूएनएचआरसी में इजराइल के लिए क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल के युद्ध अपराध पर ध्यान देने की इच्छा के बीच इजराइल और फिलिस्तीन में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच शुरू करने के फैसले को स्वागत योग्य कदम कहा गया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजराइल द्वारा 11 मई को
थोपी गई जंग में 6 अस्पताल, 9 हेल्थ केयर सेंटर और पानी के शुद्धिकरण का एक प्लांट तबाह हो गया। जायोनी सेना का दावा था कि वे हमास और प्रतिरोधी गुटों की इमारतों को निशाना बना रही थी, जबकि गाजा स्थिति फिलिस्तीनी मानवाधिकार सेंटर के निदेशक राजी सुरानी ने इसे झूठ कहा है। जायोनी प्रधानमंत्री ने हमास पर नागरिक को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था। पिछले हफ्ते यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैशलेट ने यूएन मानवाधिकार काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इजराइल के दावे का समर्थन करने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं कि गाजा में जिन इमारतों पर बमबारी हुई उसमें सशस्त्र गुट के सदस्य थे या उसे सैन्य लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालिया हिंसा से पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पिछले लड़ाइयों की जांच शुरू कर चुका है और पिछले महीने आईसीसी की प्रमुख प्रोसिक्यूटर फातू बिन सूदा ने कहा कि जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उस पर वे नजर रखे हुए हैं। इस चरण में सूचनाएं इकट्ठे हो रही हैं, जबकि अधिकृत इलाकों में इजरायली मानवाधिकार सूचना सेंटर बेस्तलेम के निदेशक याइल स्टेन का मानना है कि गाजा में नागरिक ढांचों पर इजराइल की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पश्चिम एशिया व उत्तर अफ्रीका विभाग के कार्यवाहक निदेशक एरिक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल के युद्ध अपराध पर ध्यान देने की इच्छा पैदा हुई है। यूएन मानवाधिकार परिषद का इजराइल और फिलिस्तीन में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच शुरू करने का स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले में इजराइल से सहयोग की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यूएनएचआरसी में साफ तौर पर जिक्र हुआ हमास की तरफ से किए गए हमले का और साथ ही साथ इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं, और इजराइल के हमलों को एक आपराधिक हमला माना है, जिसके लिए यूएनएचआरसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस जांच के लिए इजराइल से भी सहयोग मांगा है। तो एक खतरे की घंटी जो है इजराइल के लिए बज चुकी है और नेतन्याहू की ये जो आखिरी दिनचर्या बची हुई है उसमें वो अपने आप को कैसे बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में नेतन्याहू का चेहरा जो आतंक का था वो बेनकाब हो चुका है और इस आतंक के खिलाफ सिर्फ यूएनएचआरसी ही नहीं, यूएन भी कड़े शब्दों में आलोचना कर चुका है। आयरलैंड में प्रस्ताव पास हो चुका है, कतर में, कुवैत में, तमाम संसद में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा है। उनके इजरायली दूतों को निकालने की बात चल रही है, पर इस बीच यूएनएचआरसी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के लिए जांच का आदेश देना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और उन सवालों में नेतन्याहू पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मैं नेतन्याहू से जुड़ी और यूएनएचआरसी से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।